हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं महेश कुमार वर्डवाल के एनसीईआरटी 60 भूगोल के लिए। इसका आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो चलिए हम इसको चालू करते हैं। भारत विभिन्न स्थल आकृतियों वाला एक विशाल देश है, जहाँ विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। ठीक है, विभिन्न भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। भारत का वर्तमान भौतिक स्वरूप तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं, और इस लंबी अवधि में भूगर्भिक हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियों जैसे अक्षय, अपरदन, निक्षेपण की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस पॉइंट का मतलब यही है कि इस भौतिक स्वरूप यानी जो भारत का भौतिक स्वरूप है, इसको करोड़ों वर्ष लगे हैं। इन करोड़ों वर्षों में दो चीजें हुई, एक तो बाह्य हलचल हुई है और एक आंतरिक हलचल। आंतरिक हलचल को हम कहते हैं भूगर्भिक हलचल। भूगर्भिक हलचल यानी जैसा कि हमने पढ़ा है, आपको पता होगा या हम आगे पढ़ेंगे कि पृथ्वी की 3 सतह है। पहला है भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी। सेकेंड है मेंटल भी कहते हैं, और तीसरा है कोर। ठीक है, इनको भी सब डिवाइड किया जाता है, अभी के लिए आप इम्पोर्टेंट है। तो भूपर्पटी के अंदर जो चीजें होती, जो भी हलचल होती है, उनको हम कहते हैं भूगर्भिक हलचल। उदाहरण के लिए भूकंप, ठीक है, भूकंप। ठीक है, भूकंप। दूसरा है ज्वालामुखी। इनके कारण भी क्या हुआ है, इनके कारण भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। जैसे भूकंप से भ्रंश घाटियां बन सकती हैं, ज्वालामुखी से ज्वालामुखी पर्वत बन सकते हैं। ठीक है, अब बाह्य शक्तियां कौन कौन सी हैं? अक्षय, अपरदन और निक्षेपण। ठीक है, ये 3 शब्द हैं। कौन कौन से? अक्षय का मतलब है स्थान, यानी स्थान पे ही तोड़ना। क्या है? तोड़ना या अपक्षयित करना। या तो वह भौतिक माध्यम से हो सकता है, किसी माध्यम से, जैसे जल द्वारा, हवा द्वारा, इनके माध्यम से हो सकता है। वही रासायनिक अभिक्रिया द्वारा भी अपक्षय की क्रिया हो सकती है। तोड़ना का मतलब यही है कि कोई भी पदार्थ है या कोई भी एलिमेंट है, उसको जगह पे यानी स्थान पे ही उसको मूल पार्ट से अलग करना, इसको कहेंगे अपक्षय। ठीक है, अपरदन का मतलब क्या होता है? अपरदन का मतलब होता है उसको ले जाना। क्या करना? ले जाना। अपरदन का मतलब होता है उसको ले जाना। अक्षय का मतलब होता है तोड़ना। अपरदन का मतलब उसको ले जाना। ठीक है, हम परिवहन के माध्यम से भी इसको ले सकते हैं। वही निक्षेपण का मतलब है कहीं पे जाके निक्षेपित करना। ठीक है, कहीं पे जाके निक्षेपित करना, इसको क्या कहेंगे? अक्षय कहेंगे। वहीं तोड़ना, अपरदन यानी उसको इरोज करना। ठीक है, और निक्षेपण यानी उसको कहीं पे डिपॉजिट करना। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कुछ रॉक है, ये रॉक है। ठीक है, इसी को यहीं पे इसको कमजोर कर दिया गया। ठीक है, यानी इसको हम कहेंगे अपक्षय कर दिए गए। क्या कर दिए गए? अपक्षय कर दिए गए। अपरदन यानी जल द्वारा इसको क्या किया? परिवहन किया गया, तो इसको हम कहेंगे अपरदन। ठीक है, और इसी रॉक के पार्ट को जब यहाँ जमा कर दिया जाए, यहाँ पे जमा कर दिए, तो हम इसको कहेंगे निक्षेपण। क्या कहेंगे? निक्षेपण। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देश के लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत है। पर्वत कितने प्रतिशत पे? 10.6% पे। 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियां हैं। कितने? 18.6। ठीक है, 27.7% पर पठार है, और 43.2% क्षेत्रफल पर मैदानी भागों का विस्तार है। देश के लगभग आपको याद रखना है कि पर्वत कितने प्रतिशत पे? 10.6% पे। ठीक है, वही 8.5% पे क्या है? पहाड़ियां हैं। वही 27.7% पे पठार है, और 43.2% क्षेत्रफल पर मैदानी भागों का विस्तार है। भारत की मुख्य भूमि के उत्तर में हिमाच्छिद शिखरों, हिमानियों, गहरे खड्डों एवं विस्तृत घाटियों से लेकर मध्य में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान है। पश्चिम में मरुस्थल व दक्षिण में पठारी भाग तथा तटीय मैदान इसकी मुख्य
भू आकृतियां हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या क्या है आप बता सकते हैं। उत्तर में क्या है, हिमाच्छद शिखर हैं, जो कि जैसे हिमालय वगैरह। हिमानियों का मतलब जो है समझ लीजिए हिम की नदियां है ना, बर्फ की नदियां। ठीक है, बर्फ की नदियां हम इनको अपनी भाषा में हम कह सकते हैं समझने के लिए। ठीक है ना। गहरे खड्डों या ना गॉर्ज या बी आकार की घाटियां या कैनियन, इनको गहरे खड्ड कहते हैं। ये नदियों द्वारा, बेसिकली नदियों द्वारा बनाया जाता है। विस्तृत घाटियों से लेकर मध्य में सिंधु घाटी, वो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान है। ठीक है, पश्चिम में मरुस्थल है। पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल। कौन सा है, थार मरुस्थल। ठीक है, वह दक्षिण में पठारी भाग है, जिसको हम प्रायद्वीपीय भाग भी कहते हैं। तथा तटीय मैदान, इसकी तटीय मैदान कौन कौन से, पश्चिमी और पूर्वी। ठीक है, प्रमुख भू आकृतियां हैं। देखिए अब इसमें दिया गया है कि भारत की भू आकृतिक उप इकाइयां कौन कौन सी हैं। हिमालय पर्वत को इन्होंने 3 पार्ट में बांटा है, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय। यह है पश्चिमी हिमालय हमारा। ठीक है, ये पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय हो गया और उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद विशाल मैदान को इन्होंने 4 पार्ट में बांटा है। सबसे पहले उत्तरी मैदान, पूर्वी मैदान, असम का मैदान, थार मरुस्थल। ठीक है, उत्तरी मैदान, पूर्वी मैदान, असम का मैदान और थार मरुस्थल। ठीक है, मध्यवर्ती उच्च भूमि को इन्होंने 2 भाग में बांटा है, उच्च मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि। ठीक है, वही प्रायद्वीपीय पठार को इन्होंने 5 भागों में बांटा है, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, पूर्वी पठार, ठीक है, पश्चिमी पहाड़ियां, है ना, और पूर्वी पहाड़ियां। 5 पार्टों में इन्होंने प्रायद्वीपीय पठार को बांटा है, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, पूर्वी पठार, पश्चिमी पहाड़ियां और पूर्वी पहाड़ियां। तटीय मैदान को इन्होंने 2 पार्टों में बांटा है। कौन कौन से तटीय मैदान में कौन कौन से 2 पार्ट हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। द्वीप समूह को इन्होंने किस किस में बांटा है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप। 2 ही द्वीप समूह है भारत में, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो भारत के मुख्य भू आकृतिक प्रदेश, यहां से चैप्टर को हम चालू करते हैं। ठीक है, यहां से हम पढ़ने वाले हैं कि भारत को जो है मुख्य भू आकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। इसको हम 6 पार्टों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से, 6 पार्टों में विभाजित करते हैं। इसको हम मैप के माध्यम से देखते हैं। एक मिनट, ठीक है, ये है ना। पहला है उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, यानी हिमालयन माउंटेन। ठीक है, हिमालय पर्वत की बात चल रही है, ये पहला है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। सेकंड है उत्तरी मैदान। ठीक है, सेकंड क्या है, उत्तरी मैदान। तीसरा क्या है, मरुस्थल है। चौथा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। पांचवा तटीय मैदान है। छठा द्वीप समूह है। अभी हम पढ़ने वाले हैं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है, यानी हिमालय पर्वत के बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये डिवीजन समझ में आया होगा। ये देखिए 6 पार्ट में है। उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का मैदान, भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। चलिए हम आगे चलते हैं। अब उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी पर्वत श्रृंखला, यह पर्वतीय भाग महान हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक भाग का निर्माण करता है। जो उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो भारत में है, वह महान हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक भाग का निर्माण करता है। ठीक है, तो चूंकि हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में हम आगे पढ़ेंगे, कैसे उत्पत्ति हुई। ठीक है, ट्रांस हिमालय क्या है,
बृहद हिमालय क्या है, मध्य हिमालय क्या है और शिवालिक क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत भूगर्भिक रूप से युवा है और बनावट के दृष्टिकोण से वलित है, ठीक है, तथा विश्व की नवीनतम मूलधार पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई है। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, युवा है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत भूगर्भिक रूप से युवा है। युवा का मतलब यह है कि नवीन काल में बना हुआ है, टर्सियरी, जिसको हम टर्सियरी काल भी कहते हैं। तो हिमालय की उत्पत्ति कब हुई है, टर्सियरी काल में, ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि युवा है। और एक कारण और है युवा बोलने का, इसका कारण है कि ये इसकी हाइट जो है वो अभी भी बढ़ रही है। उसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे। और वलित पर्वत है, बनावट की दृष्टि से क्या है, वलित पर्वत। अब वलित पर्वत क्या होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। देखिए वलित पर्वत क्या होते हैं, 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं। एक प्लेटें होती है अपसारी, ठीक है, अपसारी, इसे हम अपसारी प्लेट कहते हैं। जब प्लेटें, इनको हम सीमा कहेंगे, प्लेटें नहीं कहेंगे, हम इनको सीमा कहेंगे। ये प्लेटों द्वारा की जाने वाली क्रिया है। एक तो अपसारी है, यानी जब 2 प्लेटें दूर दूर जाती हैं। एक होती है अभिसारी, जब 2 प्लेटें, ठीक है, क्या होती हैं, पास पास आती हैं, इनको हम अभिसारी, ठीक है, इनको कहते हैं अभिसारी। एक होती है रूपांतरित, ठीक है, इसको हम कहेंगे रूपांतरित, ठीक है, रूपांतरित, ठीक है, हाँ। ये एक होती है अपसारी, जहां प्लेटें यानी मुख्य प्लेट कितनी है, 7। कितनी प्लेटें हैं, मुख्य प्लेट कितनी है, 7, ठीक है, जिसमें से हम 2 प्लेटें के बारे में पढ़ेंगे। जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई है, यूरेशियन प्लेट है और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं इसको। यूरेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट, ठीक है। 3 प्रकार की प्लेटें मतलब प्रक्रिया है, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित। तो हिमालय पर्वत के लिए यानी वलित पर्वत में लाने के लिए 2 प्लेटें है ना। एक तो प्लेट कौन सी होनी, मुख्य प्लेट में महाद्वीपीय होनी चाहिए। अगर वलित पर्वत बनाना है तो महाद्वीपीय प्लेट होनी चाहिए। और जो द्वीपों की प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए, अपसारी होनी चाहिए, क्या अभिसारी होनी चाहिए, यानी 2 प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। तब इससे क्या होगा, वलित पर्वत निर्माण होगा। जो हिमालय पर्वत का उत्पत्ति है वो इस रीजन से हुआ है कि ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा अफ्रीका वाला पार्ट है, जो हमारा, हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है, ये हम अफ्रीका, इसको महाद्वीप कह सकते हैं। ये मेडागास्कर का तट है, ठीक है। यहाँ पे एक हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट का मतलब ये है कि वहां पे समझ लीजिए बहुत रेडियोधर्मी तत्व हैं भूगर्भ में, जिसके कारण वहां लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होता रहा है। तो यहाँ एक रीयूनियन हॉटस्पॉट है, ठीक है। ये मेडागास्कर है, ये अफ्रीका का तट। यहाँ से भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो यहाँ से टूट के यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ा। कहाँ बढ़ा, यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ा। ये हमारा मान लीजिए, ये हमारा एशिया हो गया, ठीक है, ये हमारा एशिया हो गया, ठीक है। इस और जो है यहाँ से भारत का पार्ट टूट के आगे बढ़ा, ठीक है, ये भारत का पार्ट है। जब ये जो भारत का पार्ट है, प्रायद्वीपीय भारत है, ये अफ्रीका से टूट के एशिया की ओर बढ़ता है तो एक हॉटस्पॉट होता है, रीयूनियन हॉटस्पॉट। यहाँ पे क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है। क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अब ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, पर ऐसा कहा जाता है कि लाखों करोड़ों साल पहले यहाँ ज्वालामुखी का उद्गार होता रहा है, ठीक है। रीयूनियन हॉटस्पॉट है, यहाँ से भारत का पार्ट जो है गुजरता है। इसी कारण से प्रायद्वीपीय जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत या पठार जो है कहा से बेसाल्टिक लावा से, ठीक है। इसका मतलब भी हम समझेंगे बेसाल्टिक लावा, यानी कि जहाँ पे धात्विक चीजें अधिक होती हैं। क्या होती हैं,
धात्विक चीजें अधिक होती हैं, ठीक है। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम वगैरह अधिक होंगे तो उसे बेसाल्टिक लावा कहेंगे, ठीक है। तो बेसाल्टिक लावा के कारण यहाँ पे जो निक्षेप है प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत जो है, ये कहाँ, रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा था। ये यहाँ से जाते हुए भारत की ओर ये आगे बढ़ता है। तो ऐसा कहा जाता है इन दोनों के बीच, यानी यूरेशियन प्लेट और इसको गोंडवाना प्लेट भी कहते हैं, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट के बीच में, यानी प्राचीन में ये कहलाती थी अंगारा लैंड की यूरेशियन प्लेट, और ये कहलाता था गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो इसके पहले थे इसका बीच में था टेथिस सी। क्या था? टेथिस सी। अब सी समुद्र रहा था, यहाँ से यहाँ बहुत सारी नदियां आके मिल रही होंगी, तो वो अपना क्या निक्षेप कर रही होंगी? गाद बालू मिट्टी जो है निक्षेप कर रही होंगी, है ना। गाद बालू मिट्टी निक्षेप कर रही होंगी। तो जब ये दोनों प्लेटें आपस में आ रही है ना, कौन सी सीमा बन रही है? अभिसारी। कौन सी सीमा बन रही है? आई होप आपको समझ में आ रही है। अभिसारी, जहां दो प्लेटें टकराने वाली हैं, या ना मर्ज होने वाली हैं, ठीक है। अब ये भी महाद्वीपीय प्लेट, ये भी, तो टेथिस सी जो है वो सिकुड़ता गया। अब ये दोनों के बीच में टेथिस सी यानी भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में क्या है? टेथिस सी। अब टेथिस सी में जो गाद वालू मिट्टी था वो संकुचित होता गया। क्या होता गया? संकुचित होता गया। और जब भारत यूरेशियन प्लेट से टकराता है, तो जो गाद और बालू मिट्टी का निक्षेप है, उससे हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो बलित पर्वत, अभिसारी सीमा, अब दो चीजें संकुचित होंगी, तो गाद बालू मिट्टी जो है वो एक फॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है। क्या ले लेगा? फॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे इस प्रकार से, यानी सुगड़ के वलित यानी होता है मुड़ना। आप ये समझ सकते हैं, फोल्ड होना, ठीक है, फोल्ड होना। ये इस प्रकार से गाद बालू मिट्टी फोल्ड हो जाती है, तो इसे ही हम बलित पर्वत कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके क्या साक्ष्य हैं? अभी भी हमें हिमालय पर्वत के जो चोटियों या शिखर हैं, या हिमालय पर्वत के भूगर्भ में क्या मिलते हैं? जो टेथिस सी है उसके निक्षेप मिलते हैं, बालू, मिट्टी, ठीक है। ये सारी चीजें हमें अभी भी हिमालय पर्वत के ऊपरी भाग में मिलते हैं। इससे ये साक्ष्य होता है कि ये जो है, इसका निर्माण इस प्रकार हुआ होगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि युवा काल के दृष्टिकोण से है और वलित फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, ठीक है। नवीनतम हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल के दौरान संपन्न हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में दो सिद्धांत है, एक कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, और एक अमेरिकी वैज्ञानिक जो थे, भूवैज्ञानिक थे, हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। विवर्तनिकी सिद्धांत, देखिए दो सिद्धांत याद रखना है। भूसन्नति सिद्धांत जो कोबर का है, एक कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, और एक हैरी है जो कि अमेरिकी भूवैज्ञानिक थे, उनका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। दोनों सिद्धांत लगभग एक ही बात कहते हैं, ठीक है, एक ही बात कहते हैं। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। कोबर ने भूसन्नतियों को, देखिए कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा है। भूसन्नतियों का मतलब है जो हमने टेथिस सी की बात करी थी, टेथिस सी, ठीक है, टेथिस सी की बात करी थी, वो उसको भूसन्नति ने कहा है पर्वतों का पालना। पर्वतों का पालना कोबर ने किसको कहा है? भूसन्नतियों को। कोबर के सिद्धांत के अनुसार पर्वतों का पालना भूसन्नतियों को कहा गया है। आप ये फैक्ट याद रख सकते हैं। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्नति थी, ठीक है, जो कि उत्तर के अंगारा लैंड भूभाग को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं कि यूरेशियन प्लेट और जो अफ्रीकन प्लेट है या इंडियन प्लेट, इसके बीच में एक टेथिस सी थी। पहले हालांकि अंगारा लैंड कहा जाता था, ठीक है, और दक्षिण वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा। उसके पहले की और कहानी भी है जिसको फिर कभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में टेथिस सी था। इन दोनों के अवसाद टेथिस भूसन्नति में जमा होते रहे,
तथा इन अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा। ठीक, अवतलन होता रहा यानी ऊपर उठते रहे। इसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्रभूमियों में दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ, जिनसे कुन-लुन और हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। ये कुन-लुन या कुन-कुन पर्वत भी कहते हैं इनको। यह है आप क्या कहते हैं, एटलस में चाइना में देख सकते हैं। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, यानी भारत में जो हिमालय उसके उत्तर में जो है कुन-लुन पर्वत है, जो कि चाइना में है। कुन-लुन पर्वत हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। जो काराकोरम है ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये हम आगे पढ़ेंगे, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। हिमालय की सभी श्रृंखलाओं का निर्माण अल्पाइन भूसंचलन के तहत टर्शियरी युग में टैथिस भूसन्नति सागर में अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। अतः हम टैथिस सागर को हिमालय गर्भगृह या जन्मस्थल कह सकते हैं। हिमालय का गर्भगृह या जन्मस्थल कैसे कहते हैं? टैथिस सागर को। किसको? टैथिस सागर को। ठीक है, टैथिस सागर, यही चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। इसके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुई। कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्वी। मैं आपको बता चुका हूं कि उत्तर पूर्वी कैसे है ना। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गए, जिससे टैथिस के अवसादों के बलन पड़ने, ठीक है, बलन पड़ने लगा एवं हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको पहले समझा चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद करनी है। ठीक है, इससे पहले हम एक बार और मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, ये हिमालय को हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, ये भारत है। भारत जब रियूनियन हॉटस्पॉट से निकलता है तो यहाँ पे बेसाल्टिक लावा का प्रवाह होता है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ रियूनियन हॉटस्पॉट क्या है, हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं। हॉटस्पॉट के बारे में और आगे हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये यहाँ पे टैथिस सी था, टैथिस सी थी। यहाँ से गाद वाली जब भारत उत्तर पूर्व की ओर गति करता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो भी गाद वालू मिट्टी थी वो हिमालय का फॉर्मेशन बलन के रूप में ले लेता है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि कौन से काल में, देखिए हिमालय जो है, याद रखिए हिमालय को 4 पार्टों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय के बाद हम बांट सकते हैं बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय। फिर हम बांट सकते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ठीक है, और शिवालिक। ठीक है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, जिसके बारे में हमें मुख्यतः पढ़ना है वो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक है। जबकि ट्रांस हिमालय, इसमें सबसे पहले कौन सा बना होगा? ट्रांस हिमालय बना होगा। ट्रांस हिमालय जो कि भारतीय जो हिमालयन श्रेणी है उसके उत्तर में स्थित है, जैसे काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम जो श्रेणियां हैं जो कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख के आसपास हैं, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। याद रखिए, कुन-लुन पर्वत ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, इन तीनों के बारे में बृहद रूप से पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम पढ़ लेते हैं काल के हिसाब से कि कौन सा कब बना। तो सबसे पहले इयोसीन युग में बृहद हिमालय बना। इयोसीन युग में बृहद हिमालय, मायोसीन युग में जो है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। वहीं प्लायोसीन युग में जो है शिवालिक बना। प्लायोसीन युग में शिवालिक बना, मध्य हिमालय मायोसीन युग में बना, ठीक है, और बृहद हिमालय इयोसीन युग में बना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यही बात यहाँ पे लिखी है। लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थी।
सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोसीन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन कल्प में पोटवार के क्षेत्र में अवसादों के वलन से लघु हिमालय बना। शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लायोसीन कल्प में बना। क्वाटरनरी अर्थात नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन या होलोसीन कल्प में भी इसका निर्माण होता रहा। देखिए ये काल है, एक तो क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, आते भी हैं तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। अगर काल विभाजन पढ़ना है तो आप कमेंट करिए, हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वास्तव में हिमालय अभी भी एक नवीन पर्वत है। नवीन पर्वत क्यों है? क्योंकि इसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, ठीक है, इसकी हाइट अभी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, खासकर शिवालिक की, जिसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंप हिमालयी नदियों के निरंतर परिवर्तित होते मार्ग एवं पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झीली निक्षेप, जिसे करेवा कहा जाता है, हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी होने की ओर संकेत करता है। सबसे पहले समझ लेते हैं करेवा क्या। देखिए करेवा एक करेवा को हम मिट्टी कह सकते हैं, ठीक है, मिट्टी हम कह सकते हैं, जो कि खासकर जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में आप लोकेशन लोकेट कर सकें। जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी यहाँ पर पाई जाने वाली करेवा की मिट्टी है। यहाँ पे एक प्रमुख फसल है जिसको हम केसर कहते हैं। केसर की खेती होती है। क्या होती है? केसर की खेती होती है, विशेष उसमें होती है, ठीक है। तो करेवा प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल श्रेणी में। ये काय के लिए इंपॉर्टेंट है? केसर के लिए। अब ये बनती कैसी है, ठीक है, ये करेवा निक्षेप बनते कैसे हैं, ये उदाहरण है कि कैसे कैसे अभी भी जो हिमालय की है ये नवीन पर्वत हैं या इनकी हाइट बढ़ रही है। देखिए होता ये है कि मान लीजिए कि यहाँ से कोई रिवर बह रही है, ठीक है, यहाँ से कोई रिवर बह रही है, ठीक है, किन्हीं विशेष कारणों से, यानी विशेष कारणों से यहाँ पे कोई पर्वत श्रेणी आ जाए, तो इनका क्या हो सकता है? यहाँ पे कोई पर्वत श्रेणी आ गई, ये नदी का जो बहाव है यहाँ पे रुक सकता है, ठीक है। अब इसको काटने में, इसको बी आकार की घाटी बनाने में, गॉर्ज बनाने में या कैनियन बनाने में समय लगेगा। इस समय के बीच में जो नदी पहले से बहते आ रही थी, उदाहरण के सिंधु या झेलम हम कह सकते हैं, जो झेलम रिवर है वो करेवा निक्षेप का प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस निक्षेप, चूंकि नदियां हैं, नदियां गाद बालू मिट्टी लाती हैं, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक झील टाइप का निर्माण हो जाएगा। ये हो जाएगा, झील बन जाएगी, यहाँ पे झील बन जाएगी। यहाँ पे क्या रहेगी? गाद बालू मिट्टी, ठीक, यहाँ पे क्या रहेगी? गाद बालू मिट्टी। उसके साथ साथ चूंकि ये ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, ठीक है, ठंडा प्रदेश है, इससे कुछ हिमानियाँ भी, यानी आसपास के पर्वत हैं, से कुछ हिमानियाँ भी बह के आएंगे, हिमानियाँ भी, यानी बर्फ वगैरह, ठीक है, बर्फ के कुछ निक्षेप भी यहाँ जम हो जाएंगे। इससे एक विशेष प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा, जिसे करेवा निक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? करेवा निक्षेप, जो कि केसर की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब नदियां अपना रास्ता बदल लेंगी, रास्ता बदल के बी आकार की घाटी से बहने लगेंगी, तो चूंकि बस यहाँ क्या बनेगी, जो करेवा निक्षेप यानी गाद बालू मिट्टी और बर्फ के जो हिमानियाँ थी वही बचेंगी, बाकी सब जो है जल वो निकल जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉपर लैंड हो जाएगा। तो नदियों के आसपास भी इस प्रकार के निक्षेप पाए जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसे ही करेवा निक्षेप कहते हैं, ठीक है। चूंकि हाइट बढ़ रही है तो नदी बह रही, नदी के मार्ग में क्या हुआ, बाधा उत्पन्न हुई। उस बाधा से क्या कहते हैं, बाढ़ और हिमानी निक्षेप जमा हो जाएंगे, जिससे करेवा प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है, करेवा निक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है। यही झीली निक्षेप भी है। करेवा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणियों के पार्श्व यानी किनारों में, ठीक है, यानी श्रेणियों के जो नीचे हैं, ठीक है, ये मान ली पीर पंजाल श्रेणी, इसके नीचे आसपास जो है पार्श्व में 1500 से 1800 मीटर 50 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झीली निक्षेप है। मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे झील बनती है, वो करेवा के नाम से जाना जाता है। कश्मीर घाटी के करेवा निक्षेपों में लिग्नाइट प्राप्त होने के संकेत भी मिले हैं। देखिए लिग्नाइट क्या है, अब क्वेश्चन हुआ ना कि लिग्नाइट क्या है। लिग्नाइट क्या है? ये कोयले का एक प्रकार है। क्या है?
कोयले का एक प्रकार है, कोयले का प्रकार है। ठीक है, कोयला बनता कैसे है? कोयला जो है पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे के दबाव और तापमान यानी दबाव के कारण, पेड़ पौधे जब मान लीजिए कि जब लाखों करोड़ों साल पेड़ पौधे के निक्षेप जो है दबाव के कारण जो है कोयले का निर्माण होता है। तो लिग्नाइट जो है, कोयले के कितने प्रकार हैं? 4। कोयले कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले एंथ्रेसाइट, ठीक है, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट जो कि ये दिया गया है, और चौथा है पीट कोयला। सबसे खराब क्वालिटी का है पीट कोयला, ठीक है। उसके बाद है सबसे खराब क्वालिटी में समझ लीजिए लिग्नाइट और पीट कोयले। 2 अच्छे क्वालिटी के हैं, एक है एंथ्रेसाइट और एक बिटुमिनस, ठीक है। 4 प्रकार के कोयला होते हैं, कोयले के प्रकार 4 हैं। अगर गुणवत्ता के आधार पर सबसे ज्यादा देखा तो जो एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस, फिर है लिग्नाइट और फिर है पीट। तो लिग्नाइट जो है निम्न कोटि का कोयला हुआ। तो यहाँ पे जो पीर पंजाल श्रेणी है, यहाँ पे किसके निक्षेप पाए जा सकते हैं? यहाँ पे निक्षेप पाए जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि लिग्नाइट प्राप्त होने के भी संकेत मिले हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची एवं पूर्व पश्चिम में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वत माला है, ठीक है। क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची, ठीक है, सतत ऊंची सबसे ऊंचे जो है पर्वत श्रेणी यही पाई जाती है, और पूर्व पश्चिम में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण नहीं बोल रहा है, पूर्व से पश्चिम पूछ। उत्तर से दक्षिण अगर सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है तो वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्या? एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि साउथ अमेरिका में, ठीक है ना। और पूर्व से पश्चिम जो हिमालय पर्वत श्रृंखला, यह विश्व की नवीनतम मुर्दार पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में नंगा पर्वत है। क्या है? नंगा पर्वत है, ठीक है। इस श्रेणी यानी जो हिमालयन पर्वत श्रेणी, उसके सबसे पश्चिम भाग में क्या है? नंगा पर्वत है। आप मैप में लोकेट कीजिए, ठीक है, किनिकेट। या पूर्वी भाग में क्या है? मिसमी पहाड़िया या नामचा बरवा है। क्या है? नामचा बरवा। सबसे पूर्व में नामचा बरवा, सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत है। 2 तीखे अक्षांशी मोड़ यानी हेयर पिन टर्न की भांति मिलते हैं, ठीक है। ये मोड़ प्रायद्वीपीय पठारी भाग के उत्तर पूर्वी दबाव के कारण निर्मित हुए हैं। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन? देखिए यहाँ पे बात यह है, ये कहा जा रहा है कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत कुछ ऐसा है, ठीक है। ये 3 श्रेणी हो गई, हिमाद्री, मध्य हिमालय और ये शिवालिक, ठीक है। ये एक तो अर्धवृत्ताकार है, तो उल्टे कटोरे के, मतलब कटोरे के जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अक्ष संघीय मोड़, यहाँ पे टर्न है। क्या है? यहाँ पे समझ लीजिए नामचा बरवा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? नंगा पर्वत, ठीक है। तो इसलिए टर्न लेता है। उसका रीजन क्या है पता है? उसका रीजन है भारत का प्रायद्वीपीय भाग, जैसे अरावली, प्रायद्वीपीय भारत की का ये मेघालय का पठार वगैरह है, ठीक है। चूंकि ये बेसाल्टिक प्रवाह से बना है। कैसे? बेसाल्टिक, आप शॉर्ट में बेसाल्टिक यानी लोहे वगैरह से। तो यानी कठोर अपेक्षाकृत क्या है? कठोर। ये जबकि हिमालय पर्वत का से बना हुआ है, गाद वालू मिट्टी, तो ज्यादा कठोर क्या हुआ? बेसाल्टिक प्रवाह का प्रायद्वीपीय पठार। इसका ये अरावली श्रेणी है। तो प्राचीन में क्या हुआ? जब भारत टकराया इससे, या अभी भी चूंकि अभिसारी सीमा है, अभी 2 प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, तो प्रेशर करने के कारण कौन सी प्लेट टूटी गई? आपको पता है जो हिमालय है, जो कि गाद बालू से बना हुआ है, ये टूट के दक्षिण की ओर चला जाएगा, ठीक है, दक्षिण की ओर। इधर भी क्योंकि ये मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, छोटा नागपुर पठार, ये सारे प्रायद्वीपीय भारत की अपेक्षा कठोर भाग है। इसके कारण जो है ये टर्न हो जाते हैं, ठीक है। इसको ही कहा जाता अक्ष संघीय मोड़। क्या कहा गया? इसको सिंटैक्सियल बेंड भी कहते हैं, ठीक है, अक्ष संघीय मोड़ या हेयर पिन टर्न भी कहा जाता है। ये मोड़ जो है प्रायद्वीपीय पठारी भाग के उत्तर पूर्वी दबाव के कारण निर्मित हुए हैं। आपको समझ में आया होगा उत्तर पूर्वी दबाव का मतलब ये, चूंकि भारत जो है, भारत उत्तर पूर्वी दिशा में गति कर रहा था, ठीक है, उत्तर पूर्वी, इसी यही कारण कहा गया कि उत्तर पूर्वी दबाव के कारण, ठीक है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की ओर क्या होती हैं? उत्तल हो जाती हैं, उभरी हुई, जबकि तिब्बत की ओर क्या होती है? अवतल हो जाती हैं।
पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती जाती है। कहां से? पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई क्या होती जाती है? घटती जाती है। पश्चिम में यानी जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर के आसपास होती है, जबकि यह पूर्वी भाग में घटकर 150 किलोमीटर के आसपास बढ़ती जाती है, जबकि ऊंचाई बढ़ती जाती है। यानी कि हम मान लीजिए अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे हम, तो क्या होगी? जो चौड़ाई है वो घटती जाएगी। चौड़ाई क्या होती जाएगी? यहाँ पे चौड़ाई जो है घटती जाएगी, जबकि ऊंचाई यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा रहेगी। सॉरी, पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा होगी, पूर्व में चौड़ाई क्या होगी? कम होगी, 150 किलोमीटर के आसपास औसतन। ठीक है, चौड़ाई यहाँ ज्यादा होगी पश्चिम में, जबकि ऊंचाई यहाँ कम होगी। और हम जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ेंगे ऊंचाई में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पश्चिम में, हिमालय पर्वत के पश्चिम में जो है ऊंचाई कम है, चौड़ाई ज्यादा है, जबकि पूर्व में ऊंचाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। पर्वत श्रृंखला क्या होती है? जब विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार के लंबे व संकरे पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप से पाया जाता है तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। कुनलुन, काराकोरम, हिमालय, तियान शान, सुलेमान और जागरोस, हिंदुकुश पामीर घाट के अंग है। पामीर घाट, ठीक है, एक नोड है, इसको हम नोड भी कहते हैं। ठीक, ये नोड है, आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान में। कहाँ पे? आप मैप पे देख लीजिएगा, एक पामीर घाट है। यहाँ से जो है विभिन्न पर्वत श्रेणियां अलग अलग दिशा में, हिमालय का जो पार्ट है वो क्या होती हैं? चली जाती है। इसी का पार्ट है हिंदुकुश, इसी का पार्ट है सुलेमान किरथर घाटियां, हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है, हिमालय का मुख्य अक्ष चापागार रूप से पश्चिम से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। ठीक है, इसकी लंबाई, हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर और चौड़ाई, औसत चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर है। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो गई? 2500 किलोमीटर, हिमालय पर्वत की लंबाई 2500 किलोमीटर, वही चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब पढ़ लेते हैं हिमानी या हिमनद क्या होते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो यहाँ पे आप फिर से मिले। पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ की राशि को हिमानी या हिमनद कह सकते हैं, यानी बर्फ की नदियां हिमानी या हिमनद कहलाती हैं, जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों पर अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं, ठीक है, पर्वत के ढाल के कारण, ठीक है, गति करते हैं, नीचे की ओर गति करते हैं, इसे ही हिमानी या हिमनद कहा जाता है। हिमालय के विभिन्न भागों में हिमरेखा की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती हैं, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय प्रदेश में 3500 मीटर और पूर्वी हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हिमरेखा होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं हिमरेखा है क्या। एक मिनट, यहाँ पे हम समझ लेंगे। देखिए, हिमरेखा का मतलब, मान लीजिए ये दो पर्वत है, ये हो गया अपना पश्चिमी हिमालय, ठीक है, पश्चिमी हिमालय, और ये हो गया पूर्वी हिमालय। ठीक है, हिमरेखा का मतलब क्या है? हिमरेखा का मतलब है कि हिम यानी बर्फ यानी किस हाइट पे हिम जमना स्टार्ट हो जाता है, हिम का फॉर्मेशन चालू हो जाता है, उसे हम कहेंगे हिमरेखा। यानी किस ऊंचाई पे, किस हाइट पे हिमरेखा यानी हिम का फॉर्मेशन होने लगे, उसको हम हिमरेखा कहते हैं। उदाहरण के लिए जो पश्चिम हिमालय है, इसकी हिमरेखा क्या है? 3500, यानी 3500 मीटर की ऊंचाई पे, मान लीजिए ये हिमरेखा है, 3500 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ से जो है हमें बर्फ देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ इसके नीचे जो है बर्फ की जगह हमें पेड़ पौधे बहुत सारे मिल सकते हैं। तो जहाँ से हिम यानी बर्फ जमने स्टार्ट हो जाएगी उसको हिमरेखा कहेंगे। वहीं हम देखेंगे पूर्वी हिमालय में, ठीक इसके नीचे, मतलब पूर्वी हिमालय यानी हिमालय के पूर्वी भाग में जो पश्चिम हिमालय है उसकी अपेक्षा 2500 मीटर पे ही के देखने को मिलती है हिमरेखा देखने को मिलती है, न हिम का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। तो कम हाइट पे ही चालू हो जाता है, कहाँ पे? पूर्वी हिमालय पे, जबकि पश्चिमी हिमालय पे थोड़ी ऊपर से हिमरेखा
देखने को हमें मिलती है। यही बात यहाँ कही गई है कि हिमालय के विभिन्न भागों में हिमरेखा की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती हैं, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय प्रदेश में 3500 मीटर एवं पूर्वी हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है। अब अधिकांश हिमनद 4 से 5 किलोमीटर लंबे तथा 1.5 से 4 किलोमीटर चौड़े हो सकते हैं। कितने किलोमीटर हिमनद जो है उनकी लंबाई अधिकतम होती है 4 से 5 किलोमीटर, वहीं 1.5 से 4 किलोमीटर की चौड़ाई होती है। ठीक है। इनकी मोटाई भी अधिक होती है। ये प्रतिदिन 8 से 10 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर तक ही फिसल पाते हैं। ठीक है। कितने सेंटीमीटर? 8 से 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक फिसल पाते हैं। काय की बात कर रहे हैं हम? हिमनद की बात कर रहे हैं। इनकी लंबाई की बात कर रहे हैं 4 से 5 किलोमीटर और चौड़ाई की बात कर रहे हैं 1.5 से 4 किलोमीटर। ठीक है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यह है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर जो कहाँ है? यह है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। जो मिलाम हिमनद है उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख हिमनद है। कहाँ? मिलाम हिमनद। देखिए कुमायूं क्षेत्र हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसके बाद कि हिमालय का जो क्षेत्रीय विभाजन उसके आधार पर हम कुमायूं क्षेत्र को समझेंगे। सबसे पहले मिलाम हिमनद कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में। ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी नदी निकलती हैं? शारदा एवं काली गंगा। मिलाम हिमनद से कौन कौन सी नदी निकलती हैं? शारदा और काली गंगा। इस प्रकार से ये पॉइंट हो गया कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। वहीं मिलाम हिमनद से शारदा और काली गंगा। इसी प्रकार से प्रमुख हिमनद दिए गए हैं, उनकी स्थिति दी गई है और स्थिति और लंबाई दी गई है। जैसे काराकोरम रेंज, ठीक है, ये सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बातुरा। आप एटलस में जगह को लोकेट कर सकते हैं, गूगल में देख सकते हैं। ठीक है। कश्मीर में कौन से हैं? कोलाहाई, लिद्दर। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बड़ा सिंगरी, छोटा सिंगरी, सारा उपमा और पार्वती। वहीं उत्तराखंड में उत्तरी नंदा देवी, दक्षिणी नंदा देवी, त्रिशूल, गंगोत्री, चौराबाड़ी, सतोपंत, पिंडारी और मिलाम। ठीक है। मिलाम से हम पढ़ चुके हैं कौन कौन सी नदी? शारदा और काली गंगा। ठीक है। शारदा और काली गंगा। सिक्किम में जेमू और कंचनजंगा। ठीक है। ये मैप में बहुत अच्छे से दिया गया है कौन कौन से हिमनद हैं और कहाँ कहाँ है, तो आप इसको लोकेट कर लीजिएगा, है ना। गंगा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? ये हमारा गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है। मिलाम से कौन कौन सा निकलते हैं? शारदा और काली गंगा। ठीक है। हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानियाँ स्थित हैं। इनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो, हिस्पर और बातुरा प्रमुख हैं। ये प्रमुख हिमानियों का नाम है जो आपको याद होना चाहिए। आप 2-4 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। तो गंगोत्री से क्या निकलती है? गंगा नदी। यमुनोत्री से क्या निकलती है? यमुना नदी। दोनों ही कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। कौन सा? चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस ग्लेशियर के पिघलने से एक झील का निर्माण हो गया जिसे गांधी सरोवर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से कौन सी झील का हो गया है? निर्माण हो गया है, गांधी सरोवर का निर्माण हो गया है। ठीक है। ये देखिए चौराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है। उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। अब हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर। ठीक है। कौन कौन से हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर है? तो सबसे पहले है माउंट एवरेस्ट। आप जानते होंगे ये कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर है। काराकोरम या केटू या जिसको गॉडविन एस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत में है। इसकी ऊंचाई है 8,611 किलोमीटर। तो काराकोरम है ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। काय का पार्ट है? ट्रांस हिमालय का। ठीक है। वही कंचनजंगा भारत और नेपाल दोनों में है। कंचनजंगा कहाँ है? भारत और नेपाल में। 8,598 किलोमीटर। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। ये कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है। ये यूनेस्को के
वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ये एकमात्र ऐसा भारत का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कल्चरल भी है, सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक भी है। ठीक है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों है। मकालू नेपाल में है, इसकी ऊंचाई है 8,481 किलोमीटर। धौलागिरी इसकी ऊंचाई है वो ये कहाँ है, नेपाल में 8,172। नंगा पर्वत ये भारत में है, ठीक है, 8,126। अन्नपूर्णा ये नेपाल में है 8,078 मीटर। नंदा देवी ये भी भारत में है 7,817 मीटर। कामेत भारत में है 7,756। नामचा बरुआ चाइना 7,756। गुरुला मानधाता तिब्बत में है जो कि 7,728 मीटर है। ठीक है, तो अब अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हिमालय के सारे पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वृहद हिमालय क्या होता है। ठीक है, वृहद हिमालय को पढ़ेंगे। ठीक है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे शिवालिक, इसको कल हम लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और ट्रांस हिमालय को भी समझ लेंगे। ठीक है, ट्रांस हिमालय को भी हम कल के लेक्चर में समझ लेंगे। इंपॉर्टेंट हमारे लिए जैसे कि मैंने बताया ये तीनों हैं, ट्रांस हिमालय को भी कुछ कुछ समझ लेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।